गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, राधे राधे, हाय हेलो, राधे राधे। बढ़िया हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी तबीयत का ध्यान रखो। जय श्री कृष्णा।
गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तबीयत अच्छी है? तुम्हें कल रेस तुम्हारे ऐप पे थी ना? सोल्व रेस कर ली ना? होमवर्क कंप्लीट था ना? कंप्लीट कर लिया था ना आपने? जो भी डाउट है वो सब डिस्कस करेंगे, क्या समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया। देखो, जो भी काम है आपको ट्राई करना पड़ेगा, आपको आपका 110% देना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा यहाँ पर कि मैं आपके अंदर इंप्रूवमेंट ले पाऊं। ठीक है? ऐप पर रेस थी, ठीक है, बाकी लोगों को भी मिली है। ठीक है, ऐसा हो ही अच्छा, हाँ, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, काफी काफी सवाल इजी होते हैं फर्स्ट रेस के तो। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है। हाँ, एन की वैल्यू 1 है तो उसकी एनर्जी कम है। ठीक है, रेस अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी अपन डेली पढ़ा करेंगे, स्टार्टिंग में पढ़ा करेंगे, फिर लास्ट के 30 मिनट्स में डिस्कशन होगा। ठीक है। एजिमुथल क्वांटम नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बताएगा मुझे? एजिमुथल क्वांटम नंबर को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये किस चीज को बताता है? ये किस चीज को बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर? सबशेल को। वेरी गुड, सबशेल, सबशेट नहीं, सबशेल। ठीक है, इसकी वैल्यूज कहां से कहां वेरी करती है, बताते चलो। ठीक है, 0 से लेकर n-1 तक। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल भी बताता है और शेप ऑफ सबशेल भी बताता है। अभी आपको समझ में आया इन दोनों का मतलब क्या है? अगर एल इंक्रीज करता है तो एनर्जी के बारे में अपन क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज करेगी जनरली। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, यहां पर एक चीज लिखो। आपने लिखा सबशेल, लिखो। अब सबशेल कितने तरह के होते हैं समझो। सबशेल कितने तरह के होते हैं? एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। ठीक है, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, ये 4 तरह के सबशेल होते हैं। एल इक्वल टू 0 वैल्यू दी जाती है एस सबशेल को। ठीक है, लिखो। एल इक्वल टू 0 वैल्यू दी जाती है एस सबशेल को। एल इक्वल टू 1 वैल्यू दी जाती है पी सबशेल को। ठीक है, एल इक्वल टू 2 वैल्यू दी जाती है डी सबशेल को। ठीक है, और एल इक्वल टू 3 वैल्यू दी जाती है एफ सबशेल को। ठीक है, ये चीज याद हुई? अब सुनो, एफ, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल इक्वल टू 0 किसको दिया जाता है, बताइए, बताइए एल इक्वल टू 0 किसको दिया जाता है? यस। एल इक्वल टू 2 किसको दिया जाता है? एल इक्वल टू 2 किसको दिया जाता है? डी सबशेल को। एल इक्वल टू 1 किसको दिया जाता है? पी सबशेल को। एल इक्वल टू 3 किसको दिया जाता है? एफ सबशेल को। ठीक है, इनके नाम भी हैं, इनके नाम है, नेम लिखो यहां पर, नेम्स। एस को मतलब होता है शार्प। इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना है तो कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, ये होगा, पी वाला होगा प्रिंसिपल, और डी वाला होगा डिफ्यूज्ड। डिफ्यूजन नहीं बेटा, डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, हाँ, और एफ वाला होगा फंडामेंटल। अगर इन्हें याद कर सकते हो तो वेल एंड गुड,
अगर नहीं याद कर सकते हो तो नेम में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए एल इक्वल टू 0 किस सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इस सबशेल के बारे में आपको हल्का सा आइडिया देता हूं, इसकी शेप के बारे में। इसकी शेप लिखो, स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है, एस सबशेल की कौन सी शेप होगी? स्फेरिकल। ठीक है, पी सबशेल की कौन सी शेप होगी? डम्बल शेप। पी सबशेल की कौन सी शेप होगी? डम्बल शेप। ठीक है, और हाँ, और डी सबशेल की कौन सी होगी? डबल डम्बल। ठीक है, ये डबल डम्बल कभी इस तरीके का हो सकता है। ठीक है, और फंडामेंटल की क्या होगी? कॉम्प्लेक्स। डोनट शेप नहीं बेटा, डबल डम्बल शेप होगी। फंडामेंटल की कॉम्प्लेक्स शेप होगी जिसको अपन नहीं सीखते हैं। ठीक है, अब किसी ने कल एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था कि सर जब एनबी एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, एलबी एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या है? ठीक है, उस सवाल पे आज डिस्कशन होगा हल्का सा। ठीक है, ये चीज समझ में आई सबको? अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए एस का शेप क्या होता है? एस सबशेल का शेप क्या होता है? शार्प। बेटा क्लास के बीच में हैंड मत रेज किया करो, मैं वहां पर जवाब नहीं दे सकता, वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। आपको जो टाइप करना है चैट में टाइप करो। एस सबशेल का शेप क्या हो सकता है? एस 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 फॉर स्वान, स्फेरिकल। वेरी गुड। और डी सबशेल का शेप क्या होता है बताइए मुझे? डी सबशेल का शेप क्या होगा? डबल डम्बल। ठीक है, डबल डम्बल, कैसे भी स्पेलिंग लिख लो, डबल डम्बल तुम्हें पता होना चाहिए, डबल डम्बल जैसा आएगा। ठीक है, डी का नेम क्या होता है? डिफ्यूज्ड। अगर याद है तो अच्छी बात है। पी सबशेल का शेप कैसा होता है? एक्चुअली सबशेल के कोई शेप होते ही नहीं है, शेप तो हमेशा ऑर्बिटल्स के होते हैं। अभी समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखो। हाँ, अगर यहां पर ये न्यूक्लियस है, अब इसको समझना, एनर्जी डायग्राम। ठीक है, विजुअलाइजेशन ऑफ एनर्जी डायग्राम लिखो यहां पर। ठीक है, यहां पर आप मेरे हिसाब से अभी आशा मत छोड़ना। देखो ये चीजें फंडामेंटल है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको याद करनी है। जैसे अपन कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करने से पहले एबीसीडी याद किया करते हैं ना, वैसे ही ये चीजें याद करनी है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा तब इनका एक एप्लीकेशन एक साथ आएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ उस चीज का क्या मतलब था। हमेशा एक साथ सारी चीजों का उसी समय मतलब समझ में आए ये जरूरी नहीं है। आप बस याद करते रहो, फेथ के साथ में सब कुछ हो जाएगा। विश्वास करो 3 महीने बाद आप ऐसा निकलोगे कि सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो रट रटाए में आ जाएगी। आप बस आप फेथ के साथ याद करते रहो, दिमाग में डाउट मत लाओ, अननेसेसरी तो मत ही लाओ। ठीक है, अब देखो मैंने ये ड्रॉ किया। अब समझो, अब समझो, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है,
और ये n इक्वल टू 3 है, ये तीनों के तीनों। समझ में आ रहा है? n इक्वल, अब समझो, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर, बताओ मुझे। n क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर। आपको समझ में आया, 1 2 3 शेल। अब मैंने इसमें बोला था आपसे, याद होगा, ठीक है, मैंने आपसे बोला था, सुनना सब लोग, मैंने आपसे बोला था, अरे हैंड क्यों रेज कर रहे हो आप, यहां पर सुनो ना। मैंने, हाँ मैंने सर, मैंने आपसे बोला था कि यहां पर n शेल नंबर है। मैंने आपसे कल ये बात बोली थी कि, मेरा पॉइंट मिस हो गया तुम लोगों के चक्कर में। ये सिद्धार्थ को अभी तक भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की पड़ी हुई है। बेटा इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है, पार्टिकल भी होता है। जब इलेक्ट्रॉन एज अ ट्रेवल करता है तब वेव होता है, जब उसको डिटेक्ट करते हो, जब उसको ऑब्जर्व करते हो तो ये पार्टिकल होता है। सेम चीज, ठीक है। आपको अभी तक भी उस चीज की पड़ी हुई है, भगवान जाने आपने क्या क्या सुना होगा, क्या नहीं सुना होगा। आपने ये कल मैंने मैंने अभी यहां पर अपन देख रहे हैं कि n इक्वल टू शेल नंबर है। मैंने कल आपको बोला था कि n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या क्या होगी, बताओ। n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2, 0 और 1, ठीक है। राजवीर बेटा ये चीज मैंने कल पढ़ा दी थी, आपने फिर गलत आंसर क्यों किया, 3, ठीक है। n इक्वल टू 3 के लिए कितनी होगी, जितेंद्र ठाकुर गलत क्यों कर रहे हो आंसर। n इक्वल टू 3 के लिए l की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 3 वैल्यू होगी, 0 1 एंड 2, वेरी गुड। तो n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू होगी 0, यहां पर l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2। ये चीज आपको समझ में आई। मैंने बोला था हर n के अंदर डिफरेंट डिफरेंट l एग्जिस्ट करते हैं। आपने यहां पर, आपको देख के पता चल रहा है कि इस n के अंदर, इस n इक्वल टू 2 के अंदर आपका डिफरेंट l एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस n इक्वल टू 3 के अंदर आपके डिफरेंट l एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये l इक्वल टू 0 पे कौन सा होता है, कौन सा सबशेल होता है बताइए। l इक्वल टू 0 पे कौन सा सबशेल होता है, ये होगा 1s, ठीक है। एस सबशेल होगा ना, एस सबशेल कौन से शेल के अंदर प्रेजेंट है बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब देते जाओ। फर्स्ट शेल के अंदर है तो इसको लिखेंगे 1s। बताओ ये वाला l इक्वल टू 0 कौन से सबशेल को रिप्रेजेंट करेगा, एस को। किसके अंदर है, 2s। ये क्या हो जाएगा 2p, ये क्या हो जाएगा 3s, ये 3p और ये 3d। क्लियर हुआ, आपको समझ में आ रहा है कि एल इंक्रीज कर रहा है तब भी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और आपका एन इंक्रीज कर रहा है तब भी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो अब बताइए, अगर एन इक्वल टू 1 है और एल इक्वल टू 0 है तो कौन सा सबशेल हो गया बताइए। एन इक्वल टू 1, एल इक्वल टू 0 तो 1s। अब एल इक्वल टू 2 है तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, लिखते चले जाओ। एन इक्वल टू 2 के लिए एल इक्वल टू 0 हो जाएगा और एल इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 0 के अकॉर्डिंग ये 2s हो जाएगा और 1 के अकॉर्डिंग ये 2p हो जाएगा, ठीक है। एन इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सब लोग आंसर करने की कोशिश करो, 0 1 एंड 2। तो एन इक्वल टू 3 है और एल इक्वल टू 0 1 2 है, तो ये क्या क्या हो सकता है, सबशेल 3s 3p एंड 3d। ये समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि थर्ड शेल में कौन कौन से सबशेल रहेंगे, आप मुझे बताओ।
थर्ड शेल में कौन कौन से सब शेल रहेंगे? गलत 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 सब लोग। 3s 3p 3d। एसपीडी तो जनरल है। अब बताइए क्या आपका 2s और 3s क्या बराबर है क्या? बताइए, क्या 2s और 3s बराबर है क्या? कभी नहीं, क्योंकि 2s में 2 है, 3s में 3 है। 2s में मतलब 2 होने का मतलब क्या है? ये सेकंड शेल में प्रेजेंट है, और 3s में 3 होने का मतलब ये थर्ड शेल में प्रेजेंट है। बताइए 2s और 3s में तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। क्या दोनों का एल देख सकते हो आप? क्या है? दोनों का एल तो 0 है, दिख रहा है ना? दोनों के अंदर एल तो 0 है, और दोनों के अंदर अगर एन की वैल्यू देखोगे तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है। तो एन इंक्रीज करता है तो एनर्जी का क्या होता है? स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एन इंक्रीज करता है तो एनर्जी का इंक्रीज करती है। ठीक है, वेरी गुड। तो विजुअलाइजेशन हो गया ये एनर्जी डायग्राम का। आपको समझ में आया कि अब किसी शेल के अंदर सब शेल कैसे एग्जिस्ट करते हैं? समझ में आया नहीं आया? सब लोग रिप्लाई करो, सब समझ में आया नहीं आया? अगर आपने कोशिश करी होगी तो समझ में जरूर आया होगा। अब मैं आपके साथ एक धोखा करता हूं, ठीक है? आपके साथ धोखा ये है कि ये गलत है। ये डायग्राम में से लाइंस की वजह से नहीं होता। ठीक है, इस चीज को अपन अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मजेदार चीज है, बहुत बढ़िया। ये बताते ऐसे ही है, पर इसको दिखाने का तरीका और बढ़िया होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैं बताइए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कौन से सिंबल से? एम से या फिर एमएल से? ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट अपन आगे भी पढ़ेंगे दोबारा। ठीक है, वो मैंने थोड़ा प्रैक्टिस कराने के लिए ले लिया था यहाँ पे। ठीक है, तो एम और एमएल के बारे में एक चीज लिखना जरूरी है कि पहली बात, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बताता है ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल लिखो, ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को बताएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट बताओ, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक? ऑर्बिटल, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल। इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? बताइए, सब लोग बताओ। ओरिएंटेशन अभी बताऊंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो, लिखते चले जाओ। जो चीज समझ में नहीं आई ये सब समझाऊंगा। क्लास के एंड में पूछ लेना, वरना अगर नहीं समझा पाया तो। ओरिएंटेशन, ठीक है, इसकी वैल्यूज कहां से कहां वेरी करती है? इसकी वैल्यूज वेरी करती है -L टू +L इंक्लूडिंग 0। सही है? For a particular L, all the ml value orbital will be of equal energy। ये लिखो। अब एनर्जी की बात करें, फॉर अ पर्टिकुलर L, all ml values orbital will be of equal energy। ठीक है, लिख लिया, याद कर लिया। बताओ L इक्वल टू 3 के लिए कौन कौन सी ml वैल्यू होगी? बताइए। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब
अब यूं समझो कि आपके इतने इतने दिनों की जो कल से आपको भूख लग रही थी कि ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स क्या है, आज अपन ये लर्न करेंगे कि ऑर्बिटल्स क्या है। समझो बेटा विनोद, ऐसे आपने सही तो लिखा, इट्स नेगेटिव की जगह पूरा लिखो, ठीक है। आज अपन अभी लर्न करेंगे ऑर्बिटल्स क्या है। तो अब मुझे आप बस बताते चले जाओ, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आपकी भूख मिटाने का टाइम आ चुका है, अब ठीक है, ठीक है। अब बताइए ऑर्बिटल्स, ठीक है। हाँ, ऑर्बिटल्स बताइए कि ऑर्बिटल्स को कहां से स्टार्ट करें बढ़िया तरीके से। अच्छा मुझे बताओ, चलो एन इक्वल टू आपका 1 है, तो एल की वैल्यू क्या क्या होगी बताइए। बेटा एक बात बताओ सब लोगों को, सुनो, ये सुनो सुनो, प्रवचन का टाइम आ गया बीच में अपना। सुनो 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 सब लोग, अगर मैं एक बार बोल दूं कि चैट बंद होनी चाहिए तो कोई टाइप नहीं करेगा। हाँ सुनो, ये डेली अपने 1.5 घंटे की क्लास होती है, जिसमें से मैं 1.25 घंटे पढ़ाई का आपको लेक्चर पढ़ाता हूँ। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी के लिए। ये आईआईटी तुम्हारे 11th 12th एग्जाम से या 10th से अपन जैसे ही जंप मारते हैं तो काफी ज्यादा बड़ा स्टेप होता है, तो इसलिए पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगी। तो बीच में 1 घंटा 15 मिनट के लिए कभी डिस्ट्रैक्ट होने की सोचना भी मत, कभी लेक्चर छोड़ने की सोचना भी मत। मेरा कुछ नहीं है, आप लोगों का अगर एक लेक्चर छूटा तो गारंटी से कह रहा हूं वो लेक्चर अगले 15 दिन तक समझ में नहीं आने वाला, कुछ भी कर लेना। और बीच में डिस्ट्रैक्ट मत होना, आलतू फालतू क्वेश्चन मत छोड़ना, पूछना कि घर परिवार में क्या हो रहा है, नोट्स में क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, ऑफलाइन कब खुलेगा। नहीं, ये सब इंफॉर्मेशन बाद में, लास्ट के 15 मिनट में, ठीक है। हाँ, अब एन इक्वल टू 1 पे एल की वैल्यू क्या होगी, 0। बहुत बढ़िया। एल इक्वल टू 0 तो एम एल की वैल्यू क्या होगी, 0। अब बताइए एल इक्वल टू 0 पे कौन सा सबशेल होता है, एस सबशेल। सब लिखते चले जाओ, साथ में टाइप भी करते जाओ, लिखते ही चले जाओ। एस सबशेल, वेरी गुड वेरी गुड। एस सबशेल की शेप बताई थी मैंने, स्पेरिकल, ठीक है। हाँ, अभी 1s मत बोलो, अभी मत बोलो, मैं बताऊंगा सब आपको, चिंता मत करो। मैंने टाइप ऑफ सबशेल पूछा है, ठीक है, स्पेरिकल। तो एम, अब यहां पर इसको समझना कि आपने एक, मैंने आपसे बोला, अच्छा इससे पहले देखो, अच्छा मैंने बताया एम एल इक्वल टू 0, मैंने क्या बोला, एम एल क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, या फिर नहीं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बोलो, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि जितने एम एल होंगे क्या उतने ही ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन होंगे। रिटोरिकल क्वेश्चन से सब आंसर, आंसर इनका हाँ ही आएगा, आपके समझ में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात वो है। जितने ओरिएंटेशन होंगे उतने ऑर्बिटल होंगे, जितने एमएल होंगे उतने ओरिएंटेशन और उतने ही ऑर्बिटल। तो एल इक्वल टू 0 मतलब एमएल इक्वल टू 0, मतलब एमएल इक्वल टू 0 मतलब केवल एमएल की एक वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। चलो ओरिएंटेशन को भूल जाओ, ये बताओ कि जितने एमएल उतने ही ऑर्बिटल, जितने एमएल उतने ही ऑर्बिटल। एमएल की क्या वैल्यू है वो डिसाइड नहीं करनी है आपको, जितने एमएल। अब बताइए एन इक्वल टू 3 के लिए कितने एमएल वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 7 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। समझदार लोगों ने सोच समझ के जवाब दिया है, एन इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है। 7 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, -3 -2 -1 0 1 2 3,
ठीक है, तो 7 वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब Al इक्वल टू 3 के लिए 7 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये समझो कि Al इक्वल टू 0 है, Ml इक्वल टू 0 है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे, ये आंसर करो। तुम तो समझ में आया नहीं आया उसको छोड़ो, तुम तो ये आंसर करो, उसको तो दोबारा समझा दूंगा। एक ऑर्बिटल होगा, यहां लिखो 1 ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल के लिए Ml इक्वल टू 0। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, आपको दिक्कत हो रही है यहां पर सीधी सी भाषा समझने में। ये स्फेरिकल, ये 1s, ये इस ऑर्बिटल, ये एक, यू समझो कि ये एक ऑर्बिटल है आपका। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑर्बिटल है, इसके लिए Ml की वैल्यू 0 है और आपके लिए ये 1s हो गया। अब n इक्वल टू 2 होता, ठीक है, n इक्वल टू 2 को छोड़ो, अगर कहीं पर Al इक्वल टू 2 होता तो आपके Ml की, सॉरी, Al इक्वल टू 1 होता तो आपके Ml की वैल्यू क्या क्या होती बताओ। Ml की वैल्यू होती -1, 0, अगर Al इक्वल टू 1 होता तो आपके Ml की वैल्यू होती -1, 0 एंड 1। तो -1, 0 और 1, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल हुए। ठीक है, Al इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट करता है p सबशेल को। p सबशेल को कहने का मतलब है इसके 3 ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, वो बनते हैं ये px, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। ये px ऑर्बिटल, ये py ऑर्बिटल, और ये pz ऑर्बिटल। बताओ, सही समझ में आया? बेटा आप हाथों हाथ तो क्लास में कूद जाओगे, कोई हलवा थोड़े ना चल रहा है यहाँ पे जो जब भी आए जब समझ लिया। हाँ, अब दोबारा समझाता हूं। यूं समझो, ये px, py और pz, मैंने आपको बोला डंबल शेप बोली। डंबल शेप कैसी होती है, इमेजिन होता है डंबल कैसा होता है, डंबल। ठीक है, अब डंबल एक्स एक्सिस में होगा तो वो px वाला डंबल होगा, अगर डंबल py एक्सिस में होगा तो वो y एक्सिस में होता है तो py डंबल होगा, अगर डंबल z एक्सिस में है तो वो pz वाला डंबल है। समझ में आया? तो आपके पास 3 तरह के डंबल हुए, px, py और pz। ये तीनों क्या है, px एक ऑर्बिटल है, py एक ऑर्बिटल है, pz एक ऑर्बिटल है। सही है? px एक ऑर्बिटल है, py एक ऑर्बिटल है, pz एक ऑर्बिटल है। तीनों के क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या है, फिक्स नहीं है। px के लिए 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो यूं समझो कि p सबशेल है। ठीक है, px, p सबशेल। अब बताइए कि px, दिव्यांश यादव अपना हैंड रेस करो बेटा। हाँ बेटा, मुझे बताओ L इक्वल टू 2 के लिए, बताओ बेटा L इक्वल टू 2 के लिए ml की वैल्यू क्या क्या होगी? सर -2, -1, 0, 1 एंड 2। -2, -1, 0, 1 एंड
2। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ इसमें कितने ऑर्बिटल्स हुए? सर 2 ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कैसे काउंट करते हैं बेटा? सर 5 ऑर्बिटल्स। फोकस नहीं कर रहे हो आप, ध्यान से सुनो। 5 ऑर्बिटल्स हुए, ठीक है? 5 ऑर्बिटल्स आपको समझ में आ गए कैसे हुए? क्योंकि यस सर। 5 ml की वैल्यू है। 5 ml की वैल्यू कौन कौन सी है? -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये 5 और L इक्वल्स टू 2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बताइए। सर क्या? L इक्वल्स टू 2 किस को रिप्रेजेंट करता है? कौन से सबशेल को? कौन से सबशेल को? बेटा अभी तो पढ़ाया है यार इस चीज को। अगर इतनी जल्दी आपको पता नहीं चल रहा है तो फिर समझ में तो कैसे आएगा बेटा? अभी तो पढ़ाया आपको डी सबशेल को। तुम मेहनत नहीं कर रहे हो यार, ध्यान नहीं लगा रहे हो ऐसा लग रहा है। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। डी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन आपको पता थी। अब इसके बाद में मैं बता देता हूं कि आपको यह पता चला कि जब L इक्वल्स टू 2 होता है तो 5 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब आपके डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। बात सही है नहीं है? L इक्वल्स टू 2 डी सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होंगे। तो dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये याद करो, ठीक है? आया नहीं आया समझ में? इनकी शेप वगैरह तो मैं अभी आपको समझा दूंगा, चिंता ना करो। हाँ, हुजैफा आलम, हुजैफा आलम, बेटा अपना हैंड रेस करो। सिद्धांत शाह अपना हैंड रेस करो। हुजैफा आलम और सिद्धांत शाह अपना हैंड रेस करो। हाँ सिद्धांत, मुझे बताइए L इक्वल्स टू L इक्वल्स टू 2 में ये बताइए कितने ml वैल्यू होगी? आप बताइए बेटा। सिद्धांत, आवाज आ रही है मेरी? सिद्धांत, ठीक है, मुझे आप लोग खुद बताओ कि L इक्वल्स टू 1 में कितनी कितनी वैल्यू होगी? बेटा आपको अनम्यूट करते हो तो आप खुद म्यूट कर देते हो अपने आप को। हाँ हाँ सिद्धांत, बताओ L इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी ml वैल्यू होगी? आपका माइक सही करवाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। मैं सोचता हूँ कि हेल्प करूं। ml इक्वल्स टू कितनी होगी बताओ? -1, 0 और 1, मतलब 3 ml वैल्यू। L किसको रिप्रेजेंट करता है? p सबशेल को। बताओ p सबशेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? px, py एंड pz, ये पता है? ये लिख लिया आपने? इस चीज को थोड़ा और संभाल के लिखते हैं अपन, पूरा लिस्ट बना लेते हैं। अब बताइए L इक्वल्स टू 0 के लिए कितने कितने ml वैल्यू होगी? 1 ml वैल्यू होगी। ये S सबशेल को रिप्रेजेंट करता है, तो यहां पर केवल एक s ऑर्बिटल होता है जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, s ऑर्बिटल। ठीक है, अब L इक्वल्स टू 2 वाला आप दोबारा लिख लो केस। इसको ऐसे लिख लो, मैं इसको कॉपी यहां पर कर देता हूं। ठीक है, दोबारा। हाँ, आपकी एक लिस्ट तैयार हो गई। आपको लिस्ट दिख रही है? बढ़िया।
दिख रहा है? हाँ, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। एल इक्वल टू 0 में क्या कौन कौन से होते हैं, एल इक्वल टू 1 में कौन कौन से होते हैं, एल इक्वल टू 2 में, ठीक है। ये हो गया, आपको ये पता चल गया कि किस सबशेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनके में क्या करता हूं, लिख लिया सबने ये चीज? ठीक है। अब यहां पर देखो एक चीज, है ना, यहां पर एक चीज देखो कि अगर मैं बताऊं आपको, हाँ, ये चीज ऑब्जर्व करो, ये चीज आपके नोट्स में भी अवेलेबल है, मैं इसको थोड़ा ढंग से यहां पे बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, इसको इसको देखो। अब आपको अगर ये पता है तो आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पता होनी चाहिए। अगर आपको ऑर्बिटल्स पता है कि कौन कौन से ऑर्बिटल है, तो उनकी शेप ऑफ ऑर्बिटल भी पता करनी है। तो अब यहां पर देखो, एक एक ऑर्बिटल ड्रॉ करते चले जाओ। यहां पर केवल इसको देखो, ठीक है। इसको देखो कि एस एस ऑर्बिटल कैसे एग्जिस्ट करता है, किस तरीके का है। स्पेरिकल शेप, जैसे ये है ना, ये स्पेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल इस तरीके का होगा, दिख रहा है स्पेरिकल शेप, एस ऑर्बिटल इस तरीके का होगा, ब्लैक वाला ले लो, ठीक है। एस ऑर्बिटल समझ में आया, स्पेरिकल। इसके लिए एम की वैल्यू कितनी होगी बताइए, सॉरी एम की वैल्यू नहीं, एल की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? हाँ ड्रॉ करो बेटा, ड्रॉ करो, 0। ये सबशेल भी है ऑर्बिटल, अभी इसको आप ऑर्बिटल ही बोलोगे अब से, एस ऑर्बिटल, मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये 1s या 2s नहीं है, ये केवल एस है, 1 तो बाद में आएगा। आपके घर की रोटी, अंबानी के घर की रोटी अलग अलग होती है बेटा। अपने घर की रोटी में घी कम होता है, उसके घर की रोटी में घी ज्यादा होता है, समझ रहे हो? 1s और 3s का फर्क, दोनों में है एस ही, पर एक में 1 है, एक में 3 है। अब समझो, आपके पी ऑर्बिटल ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। पी ऑर्बिटल आपके हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। मेरे आंसर करो जवाब। अच्छा, इनको इनको कल ड्रॉ कर लेना, कोई चिंता नहीं, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसमें होंगे, नोट्स अलग से बना लेना इनके। अभी तो यहां देखो, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इनका समझ में आ रहा है डंबल शेप किस तरीके का है? डंबल शेप समझ में आ रहा है आपको? यार इतना दिमाग लगाओ, 2D फिगर से 3D फिगर समझने में क्या दिक्कत है यार? 2D फिगर से 3D फिगर समझने में क्या इश्यू आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ, अब समझो कि अगर ये दो बलून से आपके, हालांकि दोनों की साइज बराबर नहीं है, पर मान लेना, ठीक है।
ये दो बलून्स है, ये दो बलून्स आपके पी ऑर्बिटल के दो लोब है, समझ में आ रहा है, दो लोब, एक लोब ये, अब लोब समझना, लोब क्या है, पूरा ये एक पी ऑर्बिटल है, यूं समझो ये पी ऑर्बिटल पूरा है जिसके दो लोब है, ठीक है। अगर मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लू, इसको वाई एक्सिस मान लू और इसको जेड एक्सिस मान लू, सुनना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो ये कौन सा होगा, पी एक्स, पी वाई की पी जेड? जल्दी जल्दी जवाब दो, अपने पास टाइम नहीं है। पी एक्स, ये क्या होगा, पी वाई, ये क्या होगा, पी जेड, वेरी गुड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये वही ड्रॉ किया नहीं किया, बताइए मैंने। अब उसने मान लो एक्स एक्सिस कहीं और ले रखी है, वाई एक्सिस कहीं और ले रखी है, तो मेरी गलती नहीं हो, पर आपको समझ में आ गया ना। सेम चीज इसके साथ समझ में आई। ये तीन आपको अब बताओ, अब ये बताओ, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है, इसके लिए भी 1 है। अब एम एल की वैल्यू तीनों में -1, 0 और 1 होगी, किसी के लिए -1 होगी, किसी के लिए 0 होगी, किसी के लिए 1 होगी। ठीक है। अब डी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है, बाकी भी ड्रॉ करता हूं, मान लो डी ऑर्बिटल, हाँ, ये समझ में आ रहा है आपको, ये 5 डी ऑर्बिटल समझ में आए? तुम्हें तो पोहे पकौड़ी खाने हैं ना, सब कुछ ये करा दो हमारे लिए, ये भी कर दो, ये भी कर दो, समझ में आया? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं बेटा, ठीक है, डी एक्स वाई डी, ये समझो डी एक्स जेड। अब समझो इसमें एक एक चीज समझो, अब डी एक्स जेड का स्ट्रक्चर है, डी वाई जेड स्ट्रक्चर है, डी एक्स वाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये समझो कि एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, जेड एक्सिस ये है, इसको समझते हैं डी एक्स वाई को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो डी एक्स वाई कैसे एग्जिस्ट करेगा, प्लेन के बीच में, ठीक है। आप मेरा कोई पहला पेज थोड़े ना हो बेटा, जिनको मैं समझा रहा हूं, मैं इसी के लिए तो तैयार रहता हूं, इन सब चीजों के लिए। समझो, ये आपके, अब डी एक्स, आपके ऑर्बिटल समझ में आ रहे हैं आपको, डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होगा, दिख रहा है आपको, ये स्मॉल साइज है, इसको आप समझ लेना, ठीक है। डी ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। अब समझो, मैंने आपसे बोला कि एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, तो डी एक्स वाई कैसा होगा, एक्स एक्सिस इधर जा रही होगी, एक्स एक्सिस ऐसे आ रही होगी ऐसे, और वाई एक्सिस ऐसे आ रही होगी, इनके बीच में से निकलेगा वो, एक्स वाई प्लेन में इनके बीच में से निकलेगा, ठीक है। और डी, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अब बताइए ये वाला कौन सा होगा,
डी एक्स जेड होगा कि डी वाई जेड होगा? वेरी गुड। अगर ये डी एक्स वाई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में, तो ये कौन सा होगा? क्योंकि ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये डी वाई जेड होगा। अब ये बताइए ये कौन सा होगा? डी एक्स जेड। फिगर आउट हो रहा है आपको? अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो इस लेक्चर को दोबारा जाके देखना, ये वाला पोर्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 3 डायमेंशन में बनाए हुए हैं, तो आपके 3 तो ऐसे बन गए, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक्स जेड। ठीक है, और जिसके बाद आएंगे आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा बनता है? अगर आपका एक्स प्लेन ये एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो ये एक्सिस पे बनता है, ये एक्सिस पे बनेगा, एक्सिस पे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर कैसा होता है? वो सिंगल, उसका सिंगल लोब होता है, डी जेड स्क्वायर का सिंगल लोब होगा और एक बीच में टोरॉइड जैसी रिंग होगी। अब इसमें इमेजिन करो। ठीक है, अब यहां पर देखो जिनको समझ में नहीं आया दोबारा वो देखो। यहां देखो डी जेड स्क्वायर, ये एक सिंगल डंबल है, ऐसे समझो सिंगल डंबल है, यहां पे सिंगल डंबल है, ठीक है, और यहां पर टोरॉइड है। टोरॉइड मतलब होता है जैसे आपने साइकिल या ट्रक की ट्यूब देखी होगी ना, जब उसे फुला के रखा जाता है, डोनट डोनट डोनट, वो है ये। आया ना में जवाब दो, आया नहीं आया समझ में? समझते जाओ। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखो, ये डी एक्स, अब समझो एक्स वाई प्लेन में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इमेजिन हो पा रहा है? अगर एक बार इमेजिन हो गया ना तो सब कुछ हो जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन मत पूछो मीनल बेटा, अभी ये सवाल मत पूछो कि ऐसा क्यों है ऐसा क्यों नहीं है, ये सवाल मत पूछो। मैं जो बता रहा हूं केवल उसको समझते चले जाओ। आपकी पहली स्टेप होनी चाहिए इनका समझना, उससे पीछे मत भगो, समझ में आना चाहिए, सबसे पहले ये इंश्योर करो। ठीक है, डी एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो एक्स वाई एक्सिस पर ये कैसा दिखेगा? एक्स वाई एक्सिस पर ये इस तरीके से दिखेगा। समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना में जवाब दो। ठीक है, अब डी एक्स जेड कैसा दिख रहा है? देखो एक्स जेड एक्सिस पर इस तरीके से दिख रहा है ये। हाँ राजीव पांडे, अपना हैंड रेस करो बेटा, राजीव पांडे। और डी वाई जेड कैसा दिख रहा है? डी वाई जेड ऐसा दिख रहा है। ठीक है, वाई जेड पे। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस पे लोब होगा उसका। हाँ, एक्स जेड का मतलब एक्स और जेड के बीच में, वाई जेड का मतलब वाई और जेड के बीच में, एक्सिस के बीच में, और एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई के बीच में। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये दो एक्सिस है, ये दो एक्सिस है, वैसे तो पॉजिटिव नेगेटिव सारी होगी पर समझो, तो डी
तो आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे प्रेजेंट होगा। अगर ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है, ऐसे 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 और ऐसे, डबल डंबल शेप। अब इनमें लिखो, ठीक है, अब इनमें लिखो अब इसका ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाते हैं अपन। ये हर कोई क्या है, अब ये समझो, ये भी एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें दो दो ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल है, 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 ये भी ऑर्बिटल है। ठीक है, अब यहां पर समझो ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम। ठीक है, अब यहां पर हाँ एक्स वाई होगा तो उसके चारों लोग एक्स और वाई के बीच में होंगे। ठीक है, डी डी बेटा डी, डी का प्रिंसिपल क्वांटम एजिमुथल क्वांटम नंबर ही 2 है। एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो उसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही सोचो ना कितने होंगे, 5 होंगे ना। अब मुझे बताइए, अगर n इक्वल टू 3 है आपका, n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू कितना हो? आदित्य बेटा मेरे को मत सिखाओ कैसे पढ़ाना है, मैं सब करवा दूंगा। l इक्वल टू कितना होगा बताइए? 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2। अब l इक्वल टू यहां पर बताइए, l इक्वल टू 0 होगा तो ml की वैल्यू कितनी होगी? 0। l इक्वल टू 0 होगा तो ml की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो ml की उस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल अपन ऐसे बना देंगे। ये हमारी सहूलियत के लिए अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, एल इक्वल टू 1 होगा तो ml की कौन कौन सी वैल्यू होगी बताइए मुझे? -1, 0 एंड 1। इसके लिए अपन कितने बॉक्स बनाएंगे बताओ कोई मुझे, बताइए। वेरी गुड। अगर एल इक्वल टू 2 है तो बताइए एमएल की कितने बॉक्स बनेंगे? एल इक्वल टू 2 है तो कितने बॉक्स बनेंगे? कॉमेडी चल रही है क्या? काउंट तो करना ढंग से सीखो। 4 कैसे होंगे, 7 कैसे होंगे, 5 होंगे ना। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये 5 बॉक्सेस क्या है? हर, ये छोड़ो, हर बॉक्स क्या बताता है बताओ, हर बॉक्स क्या बता रहा है? ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम समझ में आया आपको? ये कौन सा, ये बॉक्स कौन सा ऑर्बिटल बता रहा है बताओ? ये एस ऑर्बिटल बता रहा है। ये कौन से बता रहे हैं? पी एक्स पी वाई। पी सबशेल होगा। मैंने आपसे ऑर्बिटल पूछा है तो आपको बताना पड़ेगा पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। ये बताओ ये क्या बता रहा है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। 5 बॉक्स 5 ऑर्बिटल्स को बता रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया कि ऑर्बिटल्स किस तरीके से दिखते हैं? ठीक है, इतना ही समझो, आगे पूरा समझ में आएगा, चिंता ना करो। कुछ डेफिनेशन लिखो अब। अब ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखो। ठीक है,
ये ऐसे अपन ने अभी तक क्या किया, नंबर के अकॉर्डिंग उनकी स्ट्रक्चर्स देखी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स में कितनी ऐसी स्ट्रक्चर्स आएगी, क्या आएगी, ठीक है। अब अपन की ये ऑर्बिटल इसका इस ऑर्बिटल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इस ऑर्बिटल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यहां पर लिखो। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where electron exist, ठीक है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ठीक है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। अब सुनो कि स्पेस वहां पर जहां अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। अब जैसे मैंने आपको आड़ी टेढ़ी शेप बताई है, डंबल डबल डंबल, इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के अराउंड। मैं बोला था ना उस टाइम पे, हाँ, ऑर्बिटल्स में, और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये ऐसे ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर यहां बोलो, अगर इलेक्ट्रॉन आपके 2p में एग्जिस्ट कर रहा है, 2px में, तो आप कैसे बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का पाथ कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन 3d में एग्जिस्ट करता, 3dxy में एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा हो सकता है, ठीक है। ये इस तरीके का पाथ हो सकता है, समझे। तो ऑर्बिटल क्या है, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिखो दूसरी, डीजेनरेट ऑर्बिटल। लिखा, इसका इस डीजेनरेट ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखो। 3dxy बोला है मैंने, एक्स स्क्वायर नहीं बोला, मैंने बोला बोलो, यहां पे देखो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन लिखो, द ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। अगर ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी है तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। शेल और सबशेल के बीच में डिफरेंस, शेल और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस, शेल किससे रिप्रेजेंट करता है, एन से, सबशेल उसके अंदर, एन के अंदर सबशेल। कल अपन ने ये डायग्राम शायद आपको बताया था, ये वाला, कि ये अगर ये शेल है, उस एक शेल के अंदर, ठीक है, आप ये बोलोगे ये शेल है, उस शेल के अंदर आपके ये सबशेल होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक सबशेल्स के अंदर आपके ऑर्बिटल्स होंगे। आया समझ में, शेल के अंदर सबशेल, उस एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन होता है +12 एंड -12, ठीक है। अब यहां से समझो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, ठीक है, ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी बराबर हो, या फिर इनको क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में बोलते हैं
प्रेजेंट एट इक्वल एनर्जी लेवल, इक्वल नहीं सेम बोलो, प्रेजेंट एट सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, अरे यार, अरे यार ये एलिमेंट्री क्लास थोड़े ना चल रही है स्वदा तिवारी, बेटा ये एलिमेंट्री क्लास थोड़ा ना चल रही है, मैं बच्चों की तरह आपके एक एक सवाल का जवाब करता जाऊंगा। धीरे धीरे सब समझ में आएगा बेटा, आप इतने बड़े बड़े सवाल पूछोगे क्वांटम मैकेनिक्स में, सब समझ में आएगा, पहले जो सिखा रहा हूं उसको तो सीख लो। हाँ, आपको ये ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा क्या? आपको इसके बाद भी सवालों में स्पेस मिल जाता है, इसका मतलब तो आप इसके बारे में तो इतना सोच ही नहीं रहे, जो पढ़ा रहा हूं उसके बारे में तो सोच ही नहीं रहे फिर आप, अगर आपको इसके बाद भी सवाल पूछने के लिए स्पेस मिल जा रहा है तो मेरे हिसाब से तो इसमें ही सोचना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, प्रेजेंट एट द सेम एनर्जी लेवल। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स यहां लिखो, ऑर्बिटल्स हैविंग, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n and l will have equal energy। ठीक है, जैसे अब जैसे यहां पर बताइए, क्या 2px और 2py या फिर 2pz, क्या बताइए ये तीनों का एनर्जी लेवल बराबर होगा या नहीं होगा? यहां पर देखो n की वैल्यू है 2, 2 एंड 2, l की वैल्यू है 1, 1 एंड 1, तीनों के लिए n की वैल्यू और l की वैल्यू बराबर है, तो ये क्या होंगे? ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, क्या ये बताओ 2px और 3px क्या ये सेम एनर्जी के हैं? ठीक है, यहां n की वैल्यू है 2, यहां 3, यहां l की वैल्यू है सॉरी 1 और ये 1, नॉट ऑफ इक्वल एनर्जी। अगर ये इक्वल एनर्जी के हैं तो क्या इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जा सकता है? यस, इक्वल एनर्जी के हैं तभी तो डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है, नॉट ऑफ इक्वल एनर्जी तो इनको बोलेंगे नॉट डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है। ठीक है, आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल समझ में आया जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, जैसे रहता, जहां पर रहता है और जैसे रहता है, जैसे भी फर्क पड़ता है क्योंकि अलग अलग शेप होती है। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल आया जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, डीजेनरेट ऑर्बिटल फाइंड आउट कैसे करते हैं? ठीक है, ये भी पता चला। अब नेक्स्ट अपने को देखना है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? ठीक है, प्लेन समझते हो ना, प्लेन, प्लेन प्लेन प्लेन, उड़ने वाला नहीं। अब मान लो मैं आपको एक पेज लेता हूं, ये कॉपी का, आपने हाँ सरफेस एरिया, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन है। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता ये किताब 3 डायमेंशन है। ठीक है, ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन दिख रहा है आपको, प्लेन एक सरफेस। ठीक है, प्लेन। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं, बताओ, हाँ, अब इसमें एक्स वाई प्लेन कौन सा है? ये 1, मैं अच्छे से कलर कर देता हूं,
ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, ये बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, बताओ एक्सजेड प्लेन कौन सा है? एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन समझ में आ रहा है? 1, सॉरी एक्सजेड प्लेन होगा, यहां पर वाई एक्सिस मानेंगे ये, हाँ एक्सजेड प्लेन होगा 2। एक्स वाई प्लेन कौन सा है? 1। जेड जेड वाई जेड प्लेन कौन सा है? 3। समझ में आया सबको ये वाली चीज? हाँ, तो अब समझो नोडल प्लेन क्या है। नोडल प्लेन क्या है? ऐसा प्लेन, ऐसी सरफेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी 0 होती है। सरफेस और प्लेन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल where possibility of finding electron is 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, ठीक है, नोडल प्लेन वो होता है। तो अब बताइए मुझे, मैं ये चीज लिख ली, जल्दी से लिखो इस चीज को। लिख लिया? अब इसको देखो, क्या मुझे बताओ, ये px ऑर्बिटल है, इसमें नोडल प्लेन क्या होगा? तुम मुझे जेड नोडल प्लेन बता रहे हो, px में नोडल प्लेन क्या होगा? वाई जेड। समझ में आया? आपका ये px है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये px है। px और py और सॉरी px, y और z। तो अब बताइए, ये px है, तो इसमें नोडल प्लेन कौन सा होगा? ये वाला दिख रहा है, yz वाला। इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा भाई। अगर आप देखोगे एक्स जेड नहीं, एक्स वाई प्लेन में तो नोडल, एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ऑर्बिटल आ रहा है। एक्स जेड प्लेन में भी इलेक्ट्रॉन है, केवल वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, हाँ, तो यहां पर कौन सा नोडल प्लेन होगा? अब से नोडल प्लेन को अपन एनपी लिखेंगे शॉर्ट में। यहां पर पीएक्स के लिए नोडल प्लेन होगा एनपी इज इक्वल टू वाई जेड। बताओ पीवाई के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा? पीवाई के लिए कौन सा नोडल प्लेन होगा? एक्स जेड। पीजेड के लिए कौन? विजुलाइज भी करो, विजुलाइज देखो उसे काट के। हाँ यार, एक्स जेड प्लेन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पीजेड के लिए बताइए कौन सा नोडल प्लेन होगा? वेरी गुड। अब मुझे यहां पर बताइए बताइए, पहले मुझे बताइए डी वाई जेड का बताइए कौन सा नोडल प्लेन होगा? डी वाई जेड के लिए बताइए कौन सा नोडल,
एक लाइन नोडल प्लेन नहीं होती, एक एक्सिस नोडल प्लेन नहीं होती है। प्लेन हमेशा दो एक्सिस से मिलकर बना होता है। इसके लिए पी वाई जेड के लिए, पी वाई जेड के लिए देखो तो ये एक्स जेड नोडल प्लेन हो गया, सॉरी एक्स जेड हो गया, ये और ये दिख रहा होगा दोनों के दोनों। समझ में आ रहा है? अभी आपका ये है, ठीक है। तो यहां पर ये समझो कि अगर आपका ये मैंने क्या बना रखा है, ठीक है, ये बना रखा है मैंने डी एक्स वाई। देखो डी एक्स वाई दिख रहा है, डी एक्स वाई। अब इसका नोडल प्लेन होगा एक तो ये वाला पेपर देखो, ये नोडल प्लेन, ये इससे भी कट रहा होगा और यहां से पूरा निकल रहा होगा ये, ठीक है। ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स एक्सिस तो ये हो गई, और पेपर आपकी तरफ जा रहा है तो ये जेड एक्सिस हो गई, तो एक्स जेड, और दूसरा कौन सा हो गया? वाई जेड। तो एक्स जेड और वाई जेड, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा हो गया नोडल प्लेन? एक्स जेड एंड वाई जेड, ठीक है। इसके लिए कौन सा हो गया? डी एक्स जेड के लिए एक्स वाई एंड वाई जेड, ठीक है। और इसके लिए कौन सा हो गया नोडल प्लेन? एक्स वाई एंड एक्स जेड। विजुलाइज कर पा रहे हो? एक्स और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस को मिला दोगे तो एक प्लेन निकलेगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मिला दोगे तो एक प्लेन निकलेगा, ठीक है। आया समझ में? हाँ। अब मैं यहां पे लिखवाता हूं आपके लिए, मुझे बताओ, यहां पे मैं लिखता हूं ऑर्बिटल एंड द नोडल प्लेन। बताओ एस ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे और क्या क्या होंगे? अब तुम्हें फोर्स की चिंता है बेटा यहां पर, अभी तो अपन क्या क्या पढ़ रहे हैं बेटा। स्वाति इतना डिस्ट्रैक्ट ना हो बेटा, जो पढ़ रहे हैं उसका जवाब दो। बताओ एस ऑर्बिटल कितने नोडल प्लेन होंगे? कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा क्योंकि उसकी शेप स्फेरिकल है। एस ऑर्बिटल में कोई भी नोडल प्लेन नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए पी ऑर्बिटल, पी एक्स में कितने नोडल, कौन सा नोडल प्लेन होगा? बताओ पी एक्स में वाई जेड नोडल प्लेन होगा। पी वाई में कितने नोडल प्लेन होगा? एक नोडल प्लेन होंगे एक्स जेड। और पी जेड में कौन सा होगा? एक्स वाई। बताओ डी एक्स वाई में कितने नोडल प्लेन होंगे? दो। कौन कौन से? एक्स जेड एंड वाई जेड, ठीक है। और डी वाई जेड में कितने नोडल प्लेन होंगे? एक्स वाई एंड एक्स जेड। और डी एक्स जेड में कितने नोडल प्लेन होंगे? डी एक्स वाई एंड, सॉरी डी नहीं आएगा, एक्स वाई एंड वाई जेड, ठीक है। अब मुझे बताओ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन होंगे? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कितने नोडल प्लेन होंगे? इमेजिन करो, इमेजिन करो, तुक्का ना लगाओ। दो नोडल प्लेन होंगे। क्या मैं सही बोल रहा हूं? 45 डिग्री के एंगल पे होंगे नोडल प्लेन। अगर आपका ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो नोडल प्लेन यहां नहीं है, यहां है। दिख रहा है नोडल प्लेन यहां पर। दिख रहा है?
एट 45 डिग्री। अब डी डी जेड स्क्वायर में बताओ कितने नोडल प्लेन होंगे। डी जेड स्क्वायर में 0 नोडल प्लेन। यहां पर होंगे 2 नोडल कोन होंगे, 2 नोडल कोन सरफेस लिखो। ठीक है, अब समझो। अब ये देखो, अब आप यूं देखो कि आपके इसका शेप कैसा है। अब इसका शेप देखो, ये डी जेड स्क्वायर का पी का शेप है, और इसमें इसमें वो कैसे आता है, एक टोरोइड होता है बीच में, एक पाइप होता है, टायर ट्यूब होती है ना, ट्यूब ऐसे करके मोड़ा हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे मोड़ा हुआ है, ट्यूब ट्यूब होती है ना, ट्यूब। या ट्यूब तो कैसे ही बताऊं तुम्हें, समझना पड़ेगा ये तो। ठीक है, वो ट्यूब होती है ना, ट्यूब, टायर की ट्यूब ऐसे यहां पर है, डोनट जैसी। अब उसमें क्या होगा कि ऐसे एंगल पे निकलेगा, ऐसे, समझ गए, ऐसे ऐसे, तो नोडल कोन ऐसी बनेगी आपके पास, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, डी इसमें क्या होता है, अगर ये जेड एक्सिस मान लो तो आपका ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा। आया समझ में, साइकिल का ट्यूब। अब जो इसका नोडल प्लेन होगा वो इस तरीके से निकलेगा। तो ये जो दो बनेगी, नोडल कोन बनेगी, नोडल प्लेन नहीं होगा। हाँ, रिंग 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 सही है। हाँ, ये क्या होगी, ये नोडल कोन होगी, नोट नोडल प्लेन। आया समझ में। लेफ्ट राइट साइड नहीं है बेटे, ये पूरा 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, इसमें लेफ्ट राइट नहीं है, ये 3 डायमेंशन है। शिव भगवान का डमरू, सही बोले, सही बोले भोले, समझे। वो डमरू की सरफेस है ना, ये दोबारा ऐसे नहीं है बेटा, दोबारा दोबारा नहीं, है ना। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्सिस इधर है, लोब इनके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में है, और इनके प्लेन 90 इसमें निकलेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज और लिखा देता हूं बस उसको। ठीक है, ये लिखो डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये आएंगे नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स, ये याद करके आना है आपको। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स एस होते हैं, और डायरेक्शनल होते हैं रेस्ट, जैसे आपके पी डी एफ जी एच, ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, आपको लिखना है कुछ एक्सियल ऑर्बिटल्स, एक्सियल होते हैं आपके पी एक्स, ठीक है, पी वाई, पी जेड, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये आपके एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे। और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होंगे आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। एक्सियल और नॉन एक्सियल समझ में भी आ रहा होगा आपको, जो एक्सिस पे एग्जिस्ट करेंगे, जो एक्सिस के डायरेक्शन में होंगे उनको एक्सियल बोला जाएगा, जो एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं होंगे उनको नॉन एक्सियल बोला जाएगा। ठीक है, जिस जिसको भी डाउट है पहले रेस डिस्कस कर लेते हैं अपन। ठीक है, रेस में जिस जिसको भी डाउट है वो हैंड रेस करें।
बेटा देखो यार, अगर ऑनेस्टली सेइंग ना, इस इंटेंसिटी से डेली पढ़ाई होगी। अगर आप डेली रिवाइज नहीं करोगे, डेली समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो एक टाइम के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं, कुछ भी कर लूं, अगर डेली आप याद करके नहीं आओगे, रिवाइज करके नहीं आओगे, समझ के नहीं आओगे, समझना भी है, याद भी करना है। अगर ज्यादा से ज्यादा समझोगे तो याद करने में दिक्कत कम से कम आएगी, पर याद तो तब भी करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, जिसको, मैं सबके हैंड लो कर रहा हूं, जिसको रेस में डाउट है पहले हैंड वही रेस करेगा। जिसको रेस में डाउट है वो हैंड रेस करेगा। हाँ बताइए बेटा। चंदन कुमार बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मैंने बताया था ना बेटा आपको। नहीं ऑक्सीजन सर। बताया था मैंने, ऑक्सीजन 2- है, तो 2- वो है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। कौन से क्वेश्चन की बात है बेटा ये? रिपीट अगेन सर। कौन सा क्वेश्चन की बात पूछ रहे हो? सर एक क्वेश्चन है आएगा कूलम करके, कहां पर? -9 8 क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है कि किसी भी चार्ज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स सर नहीं समझे वो। यहाँ चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है सर -9.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है? -1.6 × 10⁻⁻। तो ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर है? सर 6 तो वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है बेटा। ठीक है? हाँ सर समझे। प्रिंस कुमार बताइए बेटा, क्या डाउट है? जो सवाल मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूं, जैसे इन्होंने मेरे से 8th सवाल पूछ लिया, ध्यान रहो 8th सवाल में सेम डाउट होगा तो मैं थोड़ा डांट सकता हूं आपको। प्रिंस कुमार बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 1। बताओ इसमें क्या डाउट है बेटा? सर क्वेश्चन में दिया है a certain positive ion A+2 has 22 neutrons and 18 electrons। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसमें मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप का पता होना चाहिए आपको। आपका आंसर ए आया होगा ना? यस सर 42, लेकिन आंसर 40 दिया हुआ है। हाँ, वो कैल्शियम का बता रहा है बेटा, वो कैल्शियम का आइसोटोप की बात कर रहा है। एटॉमिक नंबर आपका 20 आया ना बेटा यहाँ पर? यस सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 आया। 20 आया, तो 20, ये किसकी आवाज आ रही है बेटा? आपका माइक बंद करके देखना एक बार। हाँ ठीक है बेटा, प्रिंस चालू कर लो बेटा। ठीक है? यस सर। तो आपको यहाँ पर 42 आ रहा है, एटॉमिक नंबर 20 आ रहा होगा, तो आपको ये Yes, sir। पता होना चाहिए, वैसे पता कर लो, अब याद कर लो कि एटॉमिक नंबर 20 मतलब कैल्शियम। कैल्शियम का मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप होता है, वो मास नंबर 40 वाला होता है, इसलिए आंसर सी आएगा। ओके सर। ठीक है सर तो फिर क्वेश्चन में 22 न्यूट्रॉन्स क्यों दिया हुआ है? नहीं, वो 22 न्यूट्रॉन दिया हुआ है, आपको उसका आइसोटोप फाइंड करना है, फिर उस एलिमेंट का सबसे स्टेबल आइसोटोप बताना है। ओके सर। दिशांत कुमार पटेल बताइए बेटा, क्या डाउट है? सर जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैथ द फॉलोइंग, सर उसमें जैसे कि एटम के होगा साइज तो 1000 होगा, तो सर उसके बाद न्यूक्लियस का साइज होना चाहिए ना, मतलब 10,000, और प्रोटॉन का उससे भी छोटा। तो यहाँ पे आंसर शीट में उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है आंसर? इसमें सर दे रखा है कि जो प्रोटॉन है उसका 10,000 और वो ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़ा क्या आपने? ऑन द स्केल ऑफ 10⁻⁻18 मीटर। तो समझ नहीं आया वो। वही तो बोल रहा हूँ, सम पढ़ो तो सही, उसे क्या कह रहा हूँ। इन स्केल ऑफ 10⁻⁻18 मीटर मेड द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू देयर। अच्छा बताइए, 1000 बड़ा है कि 100 मिलियन बड़ा है? बताइए। 100 मिलियन। 100 मिलियन बड़ा है, तो आपने एटम की साइज 1000 क्यों दी, 100 मिलियन क्यों नहीं दी? एटम तो बड़ा होता है ना प्रोटॉन से। हाँ फिर आपने 1000 क्यों दिया उसे?
नहीं समझे? हाँ समझ आ गया है ना? ठीक। हाँ हाँ हर्षवर्धन समारिया, बताइए बेटा क्या डाउट है? सर जो क्वेश्चन 4 है इसका, स्पीशीज एक्स विद मास नंबर 37, इसमें बोल रहा है कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, देन व्हाट इज द इनकरेक्ट? ये सवाल अच्छा है। ठीक है, इसका किसी से हुआ क्या है सवाल? जी सर। यस सर। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। अब इसको पढ़ो। स्पीशीज Yes, एक्स है जिसका मास नंबर आपको दिया हुआ है A37, जो कितना होता है आपका Z+N, या फिर P+N लिखते हैं सही। ठीक है, कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा हर्षवर्धन? ये वाली लाइन का मतलब समझाओ मुझे। सर कौन सा? क्या सुन नहीं रहे थे क्या आप? 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स, यानी ज्यादा न्यूट्रॉन्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। परसेंटेज के मतलब में क्या दे रखा है? 11.1 इज इक्वल टू, अगर न्यूट्रॉन को n मान दिया जाए, n माइनस ई डिवाइड बाय ई आएगा कि n आएगा? n-e और डिवाइड बाय 100 गलत, ई E। सही है ना? बाकी लोग कंफर्म करो इस चीज को। सर ये कैसे किया, समझ में नहीं आया। यही Yes, तुमने सोल्व कैसे कर लिया? फिर यही तो करना था उसमें। 11.1% मोर न्यूट्रॉन दिया हुआ ना एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। मैं आपसे बोलता हूं कि आपका नाम हर्षवर्धन है और आपके दोस्त का नाम है दिव्यांश। ठीक है, आपके दिव्यांश से 10% मार्क्स ज्यादा है। अगर दिव्यांश के नंबर 100 है तो आपके कितने हैं? 10% मार्क्स ज्यादा है। तो आप ऐसे ही करते हो ना कि आपका नाम हर्षवर्धन है, हर्ष माइनस H माइनस डी डिवाइड बाय डी इंटू 100 इज इक्वल टू 10% होना चाहिए। यही करते हो ना आप? यस सर। वही करना है। परसेंटेज ये यही दिया हुआ है ना, 11.1% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 11 यहां पर देखो, ये 11.1 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू n माइनस ई डिवाइड बाय ई। ठीक है, तो ये हो जाता है 0.111 डिवाइड बाय इज इक्वल टू n माइनस ई डिवाइड बाय ई। ये 0.111 को अपन 1/9 लिख सकते हैं क्या? यस। कंफर्म करो। तो ई और एन के बीच में रिलेशनशिप पता चल जाएगा बेटा हर्षवर्धन। यस सर। खुद से ट्राई करोगे इस चीज को? यस सर। ठीक है, हाँ दिव्यांशु बताइए क्या डाउट है आपका? सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताइए बेटा क्या डाउट है? सर एक्चुअली वो आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। इनके आंसर्स मिले नहीं मिले आपको? यस सर, आंसर तो मिल गए थे, वो आंसर शीट है ना उसमें से मिल गए थे। हाँ बताइए। पहला वाला बोला है कि कंटेंट द गैसियस कंपाउंड, तो कंपाउंड की आइडेंटिटी क्या होती है बताइए? जो डिफरेंट एटम से मिलके बना हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से। यस सर। और उड़ता हो तो मतलब गैस होगा हो। यस बताओ इनमें से मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं तो गैस होगी। मतलब बोलो, सेकंड वाला गैसियस कंपाउंड रख रहा है नहीं रख रहा है? यस सर। थर्ड वाला? सर थर्ड वाले में जो डार्क ब्लैक है ये क्या चीज है? ये भी डिफरेंट, ये भी एलिमेंट है बेटा, सिंगल एटॉमिक है। यस यस सर। तो सर इसको हम लोग कम इसी ऑप्शन ए का ऑप्शन मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे ना, उसके उस बॉक्स के अंदर गैसियस कंपाउंड है या नहीं है? यस सर वो तो है ना, बस चिंता क्यों कर रहे हो, मानोगे? ठीक है। यस सर। सर यही इसी का डाउट आ रहा था कि इसमें मतलब एक्स्ट्रा है फिर भी उसको लेंगे या नहीं। ठीक, बाकी हो गए? ओके थैंक यू सर। यस सर। अमन कुमार बताइए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर में जो 5 का बी है वो ई पर एमी क्या सर? ई बाई एमी, ई मतलब मास, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये Me मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर। हाँ सर फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। आकांक्षा कुमारी बताइए बेटा। यस सर। सर मुझे पूछना था कि क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ इसमें सारा हो गया है, लेकिन स्फीयर ओ एटम जो है उसमें 6 होगा ना, 8 होना चाहिए ना, तो सारे ऑप्शंस में तो 6 ही हैं। 8 क्यों होगा बेटा? सर जो शेडेड है वो तो 8 6 ही है ना, देखो तो। हाँ सर। और एक दूसरा क्वेश्चन था। पूछिए। क्वेश्चन नंबर 5 में सी में मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.00727 U। हाँ, और आपने इसे केजी और जी में बताया है, पर ये यू के में कैसे निकालेंगे? इसका एक सुनो, मैं इसको लिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर एक चीज लिखना आप, मैंने यहाँ पर बताया था। हाँ, यहाँ पर आप लिखना 1 / एवोगाड्रो नंबर होता है ना 6.022 इंटू 10⁻23। ये 1 AMU के बराबर होता है। इसी को अपन 1 U बोलते हैं। AMU मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10⁻⁻24 के बराबर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब बेटा आपको स्मार्टनेस करनी चाहिए थी। आपको अगर एग्जाम में सवाल आता है, क्या इस एग्जाम में मान लो ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो क्या इस सवाल को छोड़ दोगे आप? मुझे बताओ। नो सर। नहीं छोड़ोगे ना, क्यों? स्मार्टनेस लगाओगे आप, तुक्का नहीं लगाना है अपने को कभी भी। सोचो। सर न्यूक्लियस का वेट ज्यादा होता है प्रोटॉन से, नहीं, न्यूट्रॉन का। हाँ, वहां पे ये देखो कि C और D केवल R और S है आपके मास की यूनिट, और उनमें से एक का यूनिट, एक यूनिट ज्यादा है, एक की कम है। R ज्यादा है, S कम है। और अपन जानते हैं जनरली न्यूट्रॉन ज्यादा हेवी होता है प्रोटॉन से। ठीक है बेटा, तो उससे आंसर मार्क भी कर सकते थे आप। ठीक है, पर ये चीज भी ध्यान रखना। इसके बाद पूछिए आदित्य पाटीदार, बताइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें क्या दिक्कत है बेटा? सर समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आया इसमें? क्या पूछ रहे हैं, सवाल क्या सर पूछ रहे हैं? क्वेश्चन आप सर क्वेश्चन लिख नहीं रखा है, वो पीडीएफ में है ना, तो सर अभी नहीं दिख रहेगा, क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। एक मिनट रुको। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें पूछा हुआ है प्योर सब्सटेंस, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये सब बताना है। बेटा आपको तो वो हार्ड कॉपी भी तो मिले होगी ना रेसेस वगैरह की? सर अभी नहीं मिली। अच्छा, तो प्योर सब्सटेंस इसमें बताने हैं, तो इसमें तो बता सकते हो ना बेटा। प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर वगैरह ये सब तो बताए थे ना। शुगर सॉल्यूशन, एयर, कॉपर आपका प्योर सब्सटेंस हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन गैस प्योर सब्सटेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बताइए सर एयर क्या होगा सर? एयर मिक्सचर होगा ना बेटा, होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। पंकज बताइए क्या डाउट है बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 9 का 4th पार्ट। 4th वाले में क्या दिक्कत है बेटा, बताइए। सर इसके अंदर गैसियस कंपाउंड और एलिमेंट पूछ रखा है, तो सर इसके अंदर सेकंड ऑप्शन कैसे होगा? कंटेन द मिक्सचर ऑफ अ गैसियस एलिमेंट एंड गैसियस कंपाउंड। देखो ना बेटा, एलिमेंट भी तो कंटेन कर रहा है वो।
सर सेकंड ऑप्शन में तो केवल सर कंपाउंड ही है, उसके अंदर एलिमेंट का तो जैसे थर्ड ऑप्शन में तो है एलिमेंट, लेकिन सेकंड में तो है ही नहीं। है यार, देखो तो सही, मेरे को तो दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा? यस सर, सर जो सेम कलर के हैं दोनों व्हाइट वो एलिमेंट, दोनों जो खाली गोले हैं ना, वो गोलियां हैं दोनों। फॉर एग्जाम्पल H2O2 Cl2, ये भी एलिमेंट होते हैं बेटा। पंकज, यस सर। हाँ अमित कुमार बताइए बेटा क्या डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 7 में fill your answer as sum of the digit till you get the single digit answer, ये क्या है सर? आपका आंसर आएगा इसमें, क्या आएगा? 10, ठीक है, टोटल जो x माइनस जेड प्लस वाई की वैल्यू है, ठीक है सर लेकिन सर यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है fill your answer as sum of the digit? बता तो रहा हूँ, सुनो तो पूरी बात, मैंने करी कहाँ? x माइनस जेड प्लस वाई की वैल्यू आएगी 10, तो आपको कैसे आंसर करना है? 1 + 0 करके। अगर 36 आती तो 3 + 6 करते 9, अगर 39 आती तो क्या करते? 39 बताओ। 3 + 9 3 + 9 कितना? 12, और फिर 12 में फिर 1 + 2 करते 3, लिखा रहता है क्लियरली, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तब तक, ठीक है। ओके सर। सर ये 9 का डी है सर ये फेलियर आंसर वाला मेरे हिसाब से 8 9 10 क्वेश्चन के लिए है, मेरे माय थिंक। क्या? हाँ, 9th का डी में क्या रुको बेटा, 9th का डी में क्या डाउट है बेटा? सर 9 का डी का आंसर 1 2 3 4 6 आ रहा है, तो आंसर में बस 6 क्यों है सर? मिक्स एलिमेंट एंड गैसेस कंपाउंड दोनों पूछ रहा है। हाँ, दोनों एंड पूछा है और नहीं पूछा है, दोनों एक साथ होने चाहिए, एक ही बॉक्स में दोनों एक साथ होने चाहिए, एंड पूछा है वहां पे। ओके ओके सॉरी सर, हम तो सेपरेटली। कनिष्क सिंह विशेन, कनिष्क बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 9 में आपने अभी एक स्टूडेंट को बताया कि ए वाले में बस 1 और 2 होगा। नहीं, मैंने कहा बताया ए वाले में 1 और 2 होगा, 1 तो होगा ही नहीं। गैसियस कंपाउंड कहाँ है? पहला वाला। हाँ सर, सेकंड वाला होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ होगा। सर सेकंड कैसे होगा? कंपाउंड अलग अलग है सर। मैंने हाँ उसमें बोल रहा ना, कंटेन द गैसियस कंपाउंड, उस बॉक्स के अंदर गैसियस कंपाउंड है या नहीं है? है सर। बस तो फिर सर पर जितने हैं वो बाकी केमिकली कंपाउंडेड नहीं है। कुछ तो है। हाँ सर कुछ है, बस तो फिर हाँ, प्रत्यक्ष बताइए। प्रत्यक्ष भाना, राजवीर बताइए बेटा क्या डाउट है? हाँ प्रत्यक्ष बताइए। आवाज नहीं आ रही बेटा। राजवीर बताइए आपका क्या डाउट है? सर वो क्वेश्चन, हाँ बोलिए। राजवीर। हेलो सर। यस सर। हाँ बोलिए। सर जो अपना 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें सर 9th का जो बी वाला है उसमें है कंटेन द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एलिमेंट। हाँ, तो सर इसका कंटेंट द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस एलिमेंट है, तो इसका आंसर तो अपना आना चाहिए सेकंड वाला। सेकंड वाला कहाँ आएगा? एक ही तो गैसियस एलिमेंट है उसमें। तो सर इसका आंसर कौन सा आएगा? 9th के बी वाले का। यस सर। 6th नहीं होगा क्या? जिसको टाइम की चिंता है, टाइम हो गया है, वो बोल रहे हैं तो जाओ, अपने आप को दिक्कत नहीं है, जिनको पूछ रहे हैं वो रुक जाएंगे। हाँ बताओ बेटा, 6th होगा नहीं होगा? सर इसमें एक तो देखो 2 एलिमेंट है, गैसियस एलिमेंट। यस सर। यस सर। अरे थैंक यू सर। और सर ये सी वाला?
सी वाले में द सॉलिड एलिमेंट जो नीचे सेटल हो रहा होगा, देखो केवल फिफ्थ है बेटा इसमें। ओके सर। ठीक है, यस। बाकी कल करते हैं अपन, है जो डाउट हो बाकी। अब सारे लगभग सारे तो डिस्कस कर दिए। सर मोस्ट डिपेंडेंट आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी कंपाउंड के जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आइसोटोप्स होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, होमवर्क का मैं इसमें लिख दूंगा। ठीक है सर आज